नमस्ते दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों को ज्योग्राफी से ही पढ़ाने जा रही हूँ। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ही, जो चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक विभाजन। तो अगर भारत का जो भौतिक विभाजन है, इसी से रिलेटेड इसको मैं पार्ट वाइज करके बनाई हूँ। तो इसका जो पहला पार्ट है, यानी पहला जो भाग है, वो मैं आप लोगों को अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके बारे में भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत मैंने हिमालय के बारे में बताया। हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। जो हमारा बाकी रह गया है भारत के भौतिक विभाजन में, जो टॉपिक हमारा बाकी रह गया, वो मैं आप लोगों को इस दूसरी वीडियो में बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को टाइम दे के अच्छे से मैं भी समझा सकूं और आप लोग भी अच्छे से समझ सको, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना जाए, ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से ये दूसरा भाग मैं आप लोगों को उसी चैप्टर से बता रही हूँ। तो जो हमारा भारत के भौतिक विभाजन में जो हमारा बाकी रह गया था जो टॉपिक, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो हमने क्या पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में इसी चैप्टर से, कि हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ लिया था। यहाँ पे मैं आप लोगों को इंडिया का मैप के थ्रू भी बता रही हूँ। तो हिमाद्री यानी हमारा ग्रेटर हिमालय, उसके बारे में हमने पढ़ लिया, और हिमाचल यानी हमारा लेजर हिमालय, और थर्ड एंड लास्ट शिवालिक। इसके बाद ये तीनों के बारे में डिटेल में हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। उसके बाद हम जो बात करेंगे अपने मैप में, तो यहाँ तक हमारा जो हिमालय है ये फैला हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे मैदान, यानी हम इससे भी जो हमारा चैप्टर अलग था ज्योग्राफी में, मैंने बताया है आप लोगों को विश्व के स्थल रूप, उसमें हमने पर्वत, पठार और मैदान, इन तीनों के बारे में पढ़ा था। तो अब भौतिक विभाजन का मतलब भी यही होता है कि यही तीनों को लेके मैप में होता है। तो इससे हम लोगों ने हिमालय के बारे में यानी पर्वत के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मैदान के बारे में, यानी मैदान हमारा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ पे स्थित है। तो ये हमारा जो मैप में मैंने आप लोगों को ऑल ओवर मिला के बताया है, मैप में एकदम मेजरमेंट करके मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों को ये समझ, ताकि आप लोग जो मैं बोल रही हूँ आसानी से समझ सको, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया है मैप के अंतर्गत। तो ये हमारा हिमालय के बाद ये पूरा क्षेत्र हमारा मैदान है, इस तरह से इसको मैदान। तो मैदान की खासियत क्या होती है कि जो मैदान का निर्माण किस तरह से होता है, इसकी बात करेंगे। उसके बाद इस मैदान के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आएंगे, उसकी बात भी करेंगे हम। तो जो मैदान का निर्माण है, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु और उसकी कई सहायक नदियों द्वारा बहा कर लाए गए जलोढ़ मिट्टी के द्वारा होती है। इस तरह से इस मैदान का निर्माण होता है, और यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, और यहाँ की जनसंख्या काफी घनी आबादी वाली होती है, इस तरह से। और यहाँ पे जो भी स्टेट आते हैं उसकी अगर हम बात करें, तो बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी और मेघालय तक ये मैदान स्थित है। इस तरह से असम तक ये जो हमारा मैदान है ये फैला हुआ है, इस तरह से स्थित है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा हमारा मैदान हो गया। तो यहाँ पे जो विशेषताएं हैं, उपजाऊ मिट्टी है, घनी आबादी है, जो स्टेट है वो मैं लिख नहीं रही हूँ, ये बस ऐसे ही बोल दे रही हूँ, आप लोग समझ जाना। तो ये हमारा पूरा एरिया क्या हो गया, ये हमारा पूरा एरिया ये मैदान हो गया, जो कि 200 मीटर, ये 200 मीटर जो है हमारा मैदान की अगर हम बात करें, तो ये मैदान का जो मेजरमेंट है, ये समुद्र तल की जो ऊंचाई होती है, वहां उससे उसको 0 मान के हम उसका मेजरमेंट करते हैं, वो 200 मीटर तक होता है, इस तरह से ये मैदान का। तब मैदान के बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे भी देखिए मैंने ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है, भारत का उत्तरी मैदान, चूंकि उत्तर साइड में है सब, तो इसको उत्तरी मैदान बोलेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है भारत के भौतिक विभाजन में भारतीय मरुस्थल। अब मरुस्थल की बात करेंगे, तो हमारा ये भाग हमारा जो है, यहाँ पे मरुस्थल है, ये मरुस्थल यानी रेगिस्तान, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो होता है हमारा 49 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक पाया जाता है, यानी ये घटते और बढ़ते रहता है 49 से 50 तक। अब रेगिस्तान की अगर हम बात करें, तो रेगिस्तान को भी अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम अपने आगे जो भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए रेगिस्तान से रिलेटेड डालूंगी, उसमें पढ़ेंगे हर एक रेगिस्तान की खासियत। रेगिस्तान में भी एक रेतीला और एक चट्टान वाला टाइप के होते हैं। तो जो रेतीले होते हैं वो, और जो चट्टान, वो भी दिन में जो होते हैं, वो चट्टान टाइप के जो रेगिस्तान होते हैं, जहाँ चट्टान पाई जाती है, वहां पे क्या होते हैं
कि दिन में वो सूर्य की रोशनी की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, और रेतीला में भी यही। तो इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो घटते और बढ़ते रहता है, और रात और दिन में भी घटते बढ़ते रहता है। दिन में अधिक रहता है और रात को कम, लेकिन मोस्टली हम इसको एक औसत में मान के चलेंगे तो यहाँ का जो मरुस्थल का टेम्परेचर होता है रेगिस्तान का, यानी राजस्थान बोल सकते हैं, जो कि हमारा मरुस्थल के अंतर्गत ही आता है राजस्थान, वहां पे 49 से 50 या 52 तक चला जाता है वहां की जो है वो तापमान। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 49 डिग्री से 52 डिग्री तक, या क्वेश्चन में आ जाए तो 50 डिग्री भी लिख सकते हो आप लोग। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सर्वाधिक सूखा भाग, ये बहुत ही सूखा भाग है हमारा रेगिस्तान। उसके बाद रेतीला और गर्म स्थान, रेतीला और गर्म स्थान होता है काफी, यहाँ पे रेत ही रेत वो पाए जाते हैं, यहाँ पे पानी का बहुत कमी होता है। और एक और है कि मुहिद्दीन चिश्ती का दरबार जो है वो रेगिस्तान में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये भी नोट करने की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। और चूरू की बात करें जो कि हमारे रेगिस्तान में ही आता है, वो सबसे गर्म स्थान है रेगिस्तान का, यानी चूरू। तो इसके बारे में भी आप अगर क्वेश्चन आए नाम तो चूरू। इससे पहले गंगानगर को भी माना जाता था सबसे गर्म स्थान। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा गुजरात है। यानी ये हमारा मरुस्थल, ये गुजरात। तो हम लोगों को क्या पढ़ना था, हम लोगों को पर्वत पढ़ना था, तो पर्वत के बारे में पढ़ा, फिर मैदान के बारे में पढ़ा, मैदान के अंदर जब उसके बाद हम मरुस्थल यानी रेगिस्तान हमारा बनता है रेगिस्तान के बारे में। तो रेगिस्तान का जो हमारा मैप है उसमें पढ़ा। फिर गुजरात जो है एक वो स्टेट है, तो वहां पे मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिया है। अब ये भाग, ये जो त्रिभुजाकार आकृति का है, ये हमारा हो जाता है पठार। ये हो गया हमारा पठार। तो पठार जो है वो किस चीज से बनी होती है, बेसाल्ट के चट्टान से। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन में। बेसाल्ट चट्टान से पठार का निर्माण होता है, और भारत का दक्कन का पठार जो है वो सबसे पुराना पठार है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस तरह से ये हमारा जो हो गया, ये पठार हो गया, यानी ये इसकी जो आकृति होती है वो त्रिभुजाकार होती है। तो यहाँ पे मैंने नोट किया है कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो अब दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार इसलिए के बारे में हम पढ़े, तो ये क्या है, दक्षिण साइड में है, ये हमारा इतना उत्तर साइड में हो गया, और इसको हम दक्षिण का पार्ट, ये हमारा आधा इतना कंप्लीट होता है मैदान, फिर जो हमारा पठार है वो दक्षिण के साइड में, यानी दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इसका खासियत यहाँ पे मैंने नोट किया है, त्रिभुजाकार है इसकी आकृति। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से ये त्रिभुजाकार आकृति है। उत्तर पश्चिम में इसकी एक और खासियत है कि इसके इस साइड में, अगर इसके उस साइड में, ऊपर की साइड में बात करें, यानी उत्तर पश्चिम में जो है वो अरावली, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियां स्थित है हमारे पठार के अंतर्गत। उसके बाद नर्मदा और प्रायद्वीपीय नदियां जो कि पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है, ये भी एक पठार के अंतर्गत आता है। खनिज लवण की प्रचुरता, पठार में खनिज और लवण की प्रचुरता काफी पाई जाती है, वहाँ काफी मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया था आप लोगों को, दक्कन का पठार जो कि संसार का सबसे पुराना पठार है। तो और जो कि पठार का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट के चट्टानों से होता है। तो इस तरह से जो है हमारा वो पठार का टॉपिक है, ये पठार का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। यानी ये हमारा हो गया, इस तरह से आप ये पूरे एरिया को बोल सकते हो पठार। तो इस तरह से हमारा पर्वत एज ए पर्वत, हिमालय, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने मैदान पढ़ा, उसके बाद राजस्थान के बारे मरुस्थल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पठार के बारे में पढ़ा। पठार में कौन कौन सी सहायक नदियां कैसे अरब सागर में गिरती हैं वो मैंने पढ़ा। और ये जो पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा, पश्चिम, अरावली, विंध्य, ये सब भी पठार में के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे तटीय पर्वत, यानी ये जो साइड है हमारा, ये साइड जो ये लाइन है, ये रेखा और ये रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं, तटीय रेखा। तो जो ये हमारा जो तटीय रेखा है, इसमें भी
एक होता है पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट। ये यहाँ पे इस तरह से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पूर्वी, अगर हम पश्चिमी घाट को बात करें तो इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी। इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं, इसका सह्याद्री और इसका महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की बात करें तो ये पूर्वी घाट में जो महेंद्रगिरी है, जो एक पर्वत है जो कि सबसे ऊंची पर्वत है, इसलिए उसको और इस तरह से बोल सकते हैं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, इसलिए उसको महेंद्रगिरी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये इसका जो ये इस तरह से कटिंग है, ये एक समान नहीं है। जो अगर इस लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कटाव हैं और ये एकदम एक समान है हमारा पश्चिमी घाट। इसका भी ये रीजन है कि यहाँ पे जो है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस नदी, इस साइड में हमारा नर्मदा और ताप्ती नदी का बहाव होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें ये पश्चिमी घाट पे तो ये नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियों ये हमारे पश्चिमी घाट से होके निकलती है, यानी बहती है इस तरह से। जो कि नर्मदा और ताप्ती हमारे गुजरात में ही होके गुजरात में ही स्थित है। नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो गुजरात में बहती है। और अगर रेगिस्तान की अगर हम बात करें तो ये गुजरात में भी कई रेगिस्तान पाए जाते हैं, हमारे गुजरात स्टेट में भी। तो इस तरह से नर्मदा और ताप्ती नदियों का बहाव पश्चिमी घाट में, और इधर जो हमारे नदियां बहती है उसमें है ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी। ये 4 नदियां हमारे पूर्वी घाट की ओर पूर्वी घाट में बहती है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमारा जो नदी है वो है, जो 4 नदियां बहती है वो है गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो हमारे पश्चिम घाट में है वो नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है, और गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी जो है वो हमारे पूर्वी घाट से होके निकलती है। इसलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूर्वी घाट है वो एक समान नहीं है, कटा हुआ है, और ये हमारा पश्चिमी घाट एक समान है। तो अब हम बात करते हैं अपने पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट को अरब सागर और ये पूर्वी घाट को बंगाल की खाड़ी स्थित है, इस तरह से। हाँ, इस तरह से। तो पश्चिमी घाट में अरब सागर और पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी, इस तरह से। अब हम इसकी लंबाई की बात करें अपने पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री की, तो इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर है। और इस पूर्वी घाट की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये हम ले सकते हैं इस तरह से, जिसकी की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी पर्वत, उसकी जो ऊंचाई है वो है 1500 मीटर, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन भी आता है, मैंने पहले ही बताया है महेंद्रगिरी के बारे में, तो इसलिए मैंने उसकी ऊंचाई को नोट किया है। और इसकी लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है, इस लंबाई की बात करें। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी खासियत यहाँ पे मैंने नोट किया है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री एक समान स्थित है, जो कि पहले पूर्वी घाट की ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, जो कि उधर मैंने बता दिया है। पर्वत, अब नीलगिरी की अगर हम बात करें पर्वत की, तो ये दोनों रेखा को मिलाने वाली पर्वत का नाम क्या है, ये भी एक आता है एग्जाम्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया है। यानी दोनों तट को, दोनों रेखा को, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली पर्वत का नाम है वो नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत जहाँ की उत्तक मंड यानी पर्यटन स्थान जो है वो ऊटी, वहीं पे स्थित है, और उसकी सबसे
नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, यहाँ पे मैंने लिखा है डोडा बेटा। यानी इस तरह से ये दोनों रेखा को मिलाने वाली पर्वत का नाम नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत, ये दोनों रेखा को यहाँ पे बीच में स्थित है नीलगिरी पर्वत। और यहाँ पे मैंने नोट कर दिया बाकी आप लोगों को जानने के लिए कि पर्वत नीलगिरी है जो दोनों को मिला रही है। उसके बाद इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसका ऊंचाई है 2637 मीटर। और उत्तकमंड यानी ऊटी जो कि नीलगिरी में स्थित है पर्यटन क्षेत्र। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे कोरोमंडल तट, हमारे पूर्वी घाट में भी एक कोरोमंडल तट स्थित है। कोरोमंडल तट, यानी अगर कोरोमंडल तट के बारे में बस इतना ही आप लोगों से पूछ सकता है सीटेट या टेट एग्जाम में कि कोरोमंडल तट कहाँ पे स्थित है, तो वो पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अब अरब सागर की, अगर हम अरब सागर की बात करेगा तो उसमें आप लोग बोल सकते हो कि वहां पे कोंकण मालाबारी तट, यानी यहाँ पे कोंकण का मालाबारी तट, कोंकण मालाबारी तट, जहाँ पे मसाले की खेती काफी मात्रा में की जाती है। तो अगर ये भी इससे एक खासियत है, एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो कोंकण मालाबारी तट है उस पे मसाले की खेती काफी ज्यादा मात्रा में उपजाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन तटों से होके जो नदियों का बहाव होता है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जब बहती है तो वो अपने मुहाने पे लाके अपने जो अवशेष पदार्थ होती है वो जमा करती है, यानी वो एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और वो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है और वहां पे सुंदरी नामक पौधा पाया जाता है। तो इस तरह से अगर बोला जाए कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किस नदियों के द्वारा होता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों से जो होता है वो डेल्टा का, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। और सुंदरी नामक पौधा इसी डेल्टा में पाया जाता है। तो इस तरह से अगर ये गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी नदियों की अगर हम इधर पूर्वी घाट की बात करें तो इनका बहाव जो होता है वो ये सभी बह के बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है ये सब। और गंगा ब्रह्मपुत्र का भी जो डेल्टा है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, वो एग्जाम्स में बहुत खास करके पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे जो हमारे इस दोनों छोरे पे स्थित है, मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगी कि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है इस वजह से। उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार और यहाँ पे लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं ये दोनों। तो इस तरह से इन दोनों टापुओं के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तक आप लोग इतना पढ़ो और इसको ध्यान से पढ़ो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।